हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम हरियाणा का एक नया टॉपिक करेंगे। उससे पहले आप सबका स्वागत है स्टडी विद पीस चैनल पर। मैं सुमन जैन आप लोगों का सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम हरियाणा की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी सुंदर झील का दृश्य है ये। आज हम ऐसी कई सारी झीलों के बारे में पढ़ेंगे और हरियाणा में जितनी भी फेमस झीलें हैं उन सब के बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे जो जनवरी में एचटेट आ रहा है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो इसलिए आप ध्यान से सारी चीज़ें आज नोट कर लेना और इनको अच्छे से समझ के पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी झीलों के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये धौज झील का दृश्य है। ठीक है, कई सारी झीलें हैं। ये हमारी सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर झील भी है, तो उसी को ही सुल्तानपुर नेशनल पार्क का नाम दे दिया गया है। सुल्तानपुर झील और सुल्तानपुर नेशनल पार्क दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये बड़खल झील का दृश्य है। आपने देखा नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए। ये है हमारी बड़खल झील। हम इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। ठीक है, ये देखिए सुल्तानपुर लेक। ये है दमदमा झील। ये जहाँ पे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, नाव में सवार होके घूमते हैं। तो ये कहते हैं ना, दमदमा झील पर लोग घूमने भी जाते हैं। ये एक पर्यटन स्थल भी है, लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं इन बोटों में सवार होकर झील का लुत्फ उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हम देखते हैं, आज इन सबको पढ़ेंगे। देखा, ये है सन्निहित सरोवर। कौन सा सरोवर है ये? सन्निहित सरोवर। ये देखिए, ये हैं हरियाणा की प्रमुख झीलें। ठीक है, आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा। चलिए, ये हैं कुछ प्रमुख झीलों के नाम। सबसे पहले हरियाणा की प्रमुख झीलों में गुरुग्राम का नाम आता है। गुरुग्राम में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे दमदमा झील है, सुल्तानपुर झील है, बसई झील। दमदमा झील और सुल्तानपुर झील बहुत ही फेमस झीलें हैं। ठीक है, इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि हरियाणा में कुल झीलें कितनी होती हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। दमदमा झील गुरुग्राम में है, सुल्तानपुर झील, बसई झील, खलीलपुर झील, भीमकुंड झील। ये 5 झीलें कहाँ पड़ती हैं? गुरुग्राम में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? गुरुग्राम में पड़ती हैं। अब आ जाते हैं फरीदाबाद की झीलों पर। फरीदाबाद में कौन कौन सी झील आती है? बड़खल झील, धौज झील जिसका मैंने अभी दृश्य आपको दिखाया था, मयूर झील, अनंगपुर झील, सूरज कुंड। ठीक है, आपको पता है ना फरीदाबाद में सूरज कुंड का मेला लगता है। हाँ, ये वही सूरज का कुंड है, सूर्य कुंड। ठीक है, नुहू में कोटला झील एक ही झील है। कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर, अब ये भी लास्ट में जो मैंने आपको दिखाया था सन्निहित सरोवर, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और एक ब्रह्म सरोवर है। ये 2 सरोवर हैं जो कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। रोहतक में तिलियार झील है, सिर्फ एक ही झील है। पलवल में भी डबचिक झील है, जो पलवल के होडल शहर में, पलवल जिले के होडल कस्बे में पड़ती है। ठीक है, डबचिक झील को होडल जिले होडल मंडल में पड़ती है। ठीक है, पंचकुला, टिक्कर ताल और बसोलन झील। कौन कौन सी? टिक्कर ताल और बसोलन झील, ये 2 झीलें पंचकुले में पड़ती हैं। हिसार में ब्लू बर्ड झील पड़ती है। ठीक है, ये डबल हो गया शायद, ब्लू बर्ड झील पड़ती है। अब आ जाते हैं फतेहाबाद। फतेहाबाद में भी एक ही है, चिल्ली झील। यमुनानगर में जोहर हथनी कुंड है
और झज्जर में भिंडावास है, सोनीपत में डावर झील है, चंडीगढ़ में सुखना झील है। चलो ये हो गई हमारी टोटल हरियाणा की झीलें। ठीक है, अब हम इनमें से आज कुछ झीलों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ झीलों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक दिन में सारी झीलों के बारे में आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, दिमाग में भी सेट रहेगा और समझ में भी आएगा। और जब हम हद से ज़्यादा पढ़ते हैं तो दिमाग में खचर पचर होने लगती है, पीछे का भूल जाते हैं, आगे का तो हम करने लगते हैं, आगे चलते रहते हैं और पीछे का भूल जाते हैं। मेरा मानना ये है कि जितना हम याद कर सकें हमें उतना पढ़ना चाहिए, जितनी हमारी कैपेसिटी है लर्न करने की उतना ही हमें पढ़ना चाहिए और समझ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, गुरुग्राम की दमदमा झील से। चलिए, सबसे पहले दमदमा झील यह है हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दमदमा जो झील है उसका पानी कैसा है? मीठा है। कैसा पानी है पीने में? अगर हम दमदमा झील के पानी को अगर पीना भी चाहें तो हम उसको पी सकते हैं, क्योंकि उसका पानी कैसा है? मीठा है। दमदमा झील का पानी कैसा है? मीठा है। दमदमा झील कैसी है? सबसे बड़ी झील है और उसका पानी मीठा है। यह सोहना के 8 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है सोहना से? यह दमदमा झील सोहना से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 8 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, दमदमा झील लगभग 3000 वर्ग एकड़ 14 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? 14 वर्ग किलोमीटर में। और उसको अगर एकड़ में बताएं तो 3000 वर्ग एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, इस झील के बीचों बीच क्या बना हुआ है? एक रिजॉर्ट बना हुआ है। कौन सा रिजॉर्ट है वो? सपनों का रिजॉर्ट है, यानी ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिजॉर्ट। कौन सा रिजॉर्ट? ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिजॉर्ट। ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिजॉर्ट जो एक सुंदर पिकनिक स्थल है। इस पर लोग घूमने भी आते हैं और यहाँ रुकते हैं और अपनी फैमिली के साथ पिकनिक भी मनाते हैं। अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, जिसमें पर्यटक भरपूर आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, यह अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई बेहद ही खूबसूरत झील है। यह किसके बीच है? अरावली की पहाड़ियों के बीच में है, यानी चारों तरफ तो अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती हैं और बीच में है दमदमा झील। तो कितना सुंदर वातावरण होता होगा, है ना? कितनी सुंदर जगह होगी। हमें भी मन करता है, अब हम जैसे हम सुन रहे हैं कि वाओ कितना अच्छी जगह है, तो हमें भी वहाँ चलना चाहिए। किसी दिन हम भी वहाँ चलेंगे। ठीक है, तो यह अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई बेहद ही खूबसूरत झील है। इस झील सुखना झील से यह झील सुखना झील से 4 गुना अधिक बड़ी है। किस झील से? सुखना झील से। यह झील सुखना झील से 4 गुना बड़ी। सुखना झील कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। उसके बारे में हम अगले उस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सुखना झील जो कहाँ है? चंडीगढ़ में है। उस सुखना झील से जो सुख देती है, उस सुखना झील से ये 4 गुना अधिक बड़ी है। कौन सी झील? दमदमा झील। दम निकल जाता है, इतनी बड़ी झील है ना? कहते हैं ना, दम निकल जाएगा, इतनी बड़ी झील है। तो दमदमा झील जिसका दबदबा है, दम है जिसमें, तो वो है दमदमा झील। ठीक है, तो कैसी झील है? दमदमा झील। आ गया ना समझ में? ठीक है, कर लोगे ना यार? तो एक बार और, दमदमा झील सबसे बड़ी झील है और 3000 वर्ग एकड़ में फैली हुई है। वैसे अगर बोले तो 14 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अगर एकड़ में बोले तो 3000 वर्ग एकड़ है। अगर किलोमीटर में बोले तो 14 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह झील समुद्र उसके इस झील के बीचों बीच क्या है? एक रिजॉर्ट बना हुआ है। कौन सा रिजॉर्ट? ड्रीम एडवेंचर रिजॉर्ट। ठीक है,
और इसमें लोग क्या करने आते हैं, इसमें लोग घूमने आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और एंजॉय करते हैं। यह झील अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है ना। किसकी पहाड़ियों से घिरी हुई है? अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। और यह झील सुखना झील, जो कि कहाँ है सुखना झील, कहाँ मिलता है सुख? चंडीगढ़ में मिलता है। चंडीगढ़ में सुख क्यों मिलता है? क्योंकि सबसे सुंदर शहर है चंडीगढ़, है ना, इसलिए चंडीगढ़ में सुख मिलता है। सुखना झील से, जो कि चंडीगढ़ में है, उससे 4 गुना बड़ी है। ये सुखना झील से भी 4 गुना बड़ी है। याद हो जाएगा ना। चलिए सुल्तानपुर झील को बहुत देखते हैं। अब सुल्तानपुर झील क्या कहती है? सुल्तान तो सुल्तान होता है ना। चलिए देखते हैं क्या पढ़ते हैं। यह झील गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूरी पर फर्रुखनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? फर्रुखनगर में स्थित है। कहाँ पे? गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूरी पर फर्रुखनगर में स्थित है। कौन सी झील? सुल्तानपुर झील। यह झील 325 वर्ग एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में फैली हुई है? 325 वर्ग एकड़ में फैली हुई है। इसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य या सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। आ गया ना समझ में? मैंने अभी आपको पिक्चर्स दिखाई थी ना। सुल्तानपुर झील भी है और ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है, जिसको पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, नेशनल पार्क भी कहते हैं, और इसको वन्यजीव अभयारण्य या सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ये झील कहाँ है? ये झील गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूर फर्रुखनगर में है। पर फैला के भाग जाते हैं कौन? पक्षी अभयारण्य कहाँ है? सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर कहाँ है? फर्रुखनगर में। सुल्तानपुर झील कहाँ है? फर्रुखनगर में। फर्र से पंख फैलाकर, पंख उड़ाकर भाग जाते हैं। पंख फैलाकर फर्र से उड़ जाते हैं। फर्रुखनगर उड़ जाते हैं पक्षी। ठीक है, तो सुल्तानपुर झील कहाँ है? फर्रुखनगर में है, जो गुरुग्राम से कितने किलोमीटर दूर है? 15 किलोमीटर दूर है। और यह कितने एकड़ में फैली हुई है? ये 325 वर्ग एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, अच्छा चलिए, इसको किस किस नाम से जानते हैं? सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य या सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे पक्षी ज्यादा होते हैं, पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, इसे 1970 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जो पक्षी अभयारण्य इसका नाम रखा गया है, इसको सुल्तानपुर झील को पक्षी अभयारण्य जो नाम दिया गया है, वो कब दिया गया था? 1970 में दिया गया था। यानी 1966 में तो हमारा हरियाणा बना था, तो उसके बाद 1970 में, यानी 4 साल के बाद इसको सुल्तानपुर झील को 1970 में पक्षी अभयारण्य का नाम दिया गया। 4 साल बाद, यानी हरियाणा बनने के 4 साल बाद सुल्तानपुर झील को पक्षी अभयारण्य का नाम कब दिया गया? 1970 में, 4 साल बाद दिया गया। ठीक है, यहाँ पर जनवरी से जून के बीच, यानी सर्दियों के दिनों में, जनवरी से जून के बीच, जनवरी में सर्दियां होती हैं और गर्मियों तक चलता है, जो प्रवासी पक्षी हैं वो पाए जाते हैं। यानी देखो, नवंबर में हमारी सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं और जनवरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक हमारी सर्दियां ख़त्म हो जाती हैं। तो जनवरी से लेके और जून, यानी भयंकर गर्मी जब जिस महीने में होती है, उस जून तक जो प्रवासी पक्षी हैं वो पाए जाते हैं। यानी गर्मी, थोड़ी सी जाती हुई ठंड और भयंकर गर्मी, जाती हुई गर्मी, मतलब जून के महीने तक ये प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? पक्षी अभयारण्य में, यानी सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क में, नेशनल पार्क में। ठीक है, पक्षी
प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं, यानी कि कहीं और से आए हुए पक्षी इसमें पाए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ बाररहेडी गूंजे नामक पक्षी लद्दाख और साइबेरिया से आती है। सर्दियों के मौसम में यानी नवंबर से जनवरी तक के टाइम में यहाँ कौन से पक्षी आते हैं? बारहेडीड गूंजे, बारहेडीड गूंजे नामक पक्षी लद्दाख और साइबेरिया से आते हैं। कहाँ से आते हैं? लद्दाख से और साइबेरिया से आते हैं। लद्दाख में बहुत भयंकर ठंड पड़ती है, तो सर्दियों के उस मौसम से वो पक्षी कहाँ आ जाते हैं? ठंड से बचने के लिए वो पक्षी कहाँ आ जाते हैं? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य में आ जाते हैं, जो सबसे ऊंची उड़ान भरती है। ये वाली जो पक्षी है ये सबसे ऊंची उड़ान भरती है। बारहेडेड गूंजे जो पक्षी है ये सबसे ऊंची उड़ान भरती है। ये लद्दाख और साइबेरिया से आती है। कहाँ पे? सुल्तानपुर राष्ट्रीय नेशनल पार्क में जो पक्षी अभयारण्य है उसमें ये लद्दाख से आती है, क्योंकि वहाँ पे लद्दाख और साइबेरिया से आती है। वहाँ पे ठंड हर समय ठंड होती है और ठंड के टाइम में और ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, तो वहाँ से सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए भयंकर अपने बचाव के लिए वो कहाँ आ जाती है? ये हरियाणा में राष्ट्रीय अभयारण्य पक्षी अभयारण्य में आ जाती है, जो सबसे ऊंची उड़ान भरती है। ठीक है, ये कैसी की पक्षी है जो सबसे ऊंची उड़ान भरती है? बसई झील। बसई लेक क्या है? यह मूल रूप से आर्द्र भूमि है, यानी इसे बसई आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। बसई झील इतनी फेमस नहीं है, फिर भी पढ़ लो इसे, क्या पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, इसको भी याद कर लेना। यह मूल रूप से आर्द्र भूमि है और इसे बसई आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बसई झील को बसई आर्द्र भूमि के, इसकी भूमि कैसी होती है? आर्द्र होती है के नाम से जाना जाता है। कृष्णावती और पुरुषोती नदी के संगम से बनी झील है। ये कृष्णावती और पुरुषोती नदी के संगम से बनी झील है। ये दो नदियों के संगम से एक झील का निर्माण हुआ है। किस झील का निर्माण हुआ है? बसई झील का, जो बसाती है लोगों को, जहाँ पे लोग बसते हैं। ऐसे ट्रिक से याद कर लेना, बसई झील जहाँ पे लोग बसते हैं उसकी भूमि कैसी है? आर्द्र है। ये दो कृष्णावती और पुरुषों से मिलकर बनी है, मतलब दो नदियों से मिलकर बनी है, के संगम से बनी है। कृष्णावती और पुरुषोती नदी से के संगम से बनी झील है। खलीलपुर झील पर आते हैं। अब देखो खलीलपुर झील, खली वली हो गया है दिल, चलो छोड़ो, चलते आ गई। यह झील गुरुग्राम के पटौदी तहसील के अंतर्गत आती है। यह झील गुरुग्राम के पटौदी तहसील के अंतर्गत आती है। गुरुग्राम में एक पटौदी शहर है, ठीक है, गुरुग्राम जिले में एक पटौदी शहर है, जो वो तहसील है उसके अंतर्गत पटौदी जो तहसील है उसके वहाँ पे कौन सी झील है? खलीलपुर झील है। कौन सी झील है? खलीलपुर झील है। यह झील बरसाती झील है, यानी ये बारिश के मौसम में भरी हुई रहती है। ग्रीष्म ऋतु में ये ज़्यादातर सूखी हुई होती है, यानी ये जैसे हमने उसके बारे में पढ़ा था ना, घग्गर नदी के बारे में और यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी तो 12मासी नदी थी, वो हर समय बहती रहती है, उसमें पानी कभी सूखता नहीं है यमुना नदी में। और जो घग्गर नदी है वो मौसमी नदी है, वो मौसम के हिसाब से चलती है, यानी बारिश के मौसम में ही उसमें पानी होता है, वैसे वो सूखी रहती है ना। वैसे ही ये खलीलपुर झील है। खलीलपुर झील में ग्रीष्म मतलब बारिश का जब मौसम आता है तो ही इसमें पानी भरा रहता है, और गर्मियों के दिनों में इसका पानी सूख जाता है, मतलब ज़्यादातर सूख जाता है, थोड़ा बहुत रहता है लेकिन ज़्यादातर ये
सूखी ही रहती है ये झील। ठीक है, चलिए, झील का विस्तार लगभग 607 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। झील का विस्तार कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 607 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए भीमकुंड देख लेते हैं अब। भीमकुंड झील, यह गुरुग्राम के भीमनगर में 10 एकड़ में फैली हुई है। इसे पिच्चोखेड़ा जोहड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? पिच्चोखेड़ा नामक नाम से जाना जाता है। ठीक है, घाटा झील, देखिए ये भीमकुंड झील दोबारा से देखते हैं। यह गुरुग्राम के भीमनगर में 10 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में फैली हुई है? 10 एकड़ में फैली हुई है। इसे पिच्चोखेड़ा, पिच होती है ना, जो जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं उसको, उस जगह को क्या कहते हैं? पिच बोलते हैं, शायद पिच ही बोलते हैं ना, मुझे क्रिकेट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप लोग बता देना, है ना? पिच ही बोलते हैं ना उसको, हाँ पिच ही बोलते हैं। तो यह इसे पिच्चोखेड़ा जोहड़ के नाम से भी जाना जाता है। जोहड़ जानते हो ना? हाँ, जो ज़्यादातर हमारे गांव में ना मंदिरों में होती हैं उनको जोहड़ बोल देते हैं, है ना? मिट्टी छटवाने जाते हैं ना, मिट्टी छाटने जाते हैं, कहते हैं ना मिट्टी छाटने चलो, आज मिट्टी छट रही है मंदिर पे जोहड़ में, तो वो जोहड़ बोल देते हैं। यह गुरुग्राम के भीमनगर में 10 एकड़ में फैली हुई है। इसे पिच्चोखेड़ा जोहड़ के नाम से जाना जाता है। चलिए, घाटा झील, यह झील गुरुग्राम के सोहना गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? सोहना में। घाटा झील कहाँ पे स्थित है? सोहना में। चलिए देखो, घाटा झील कहाँ पे स्थित है? सोहना में। देखो सोना में, सोना लेके अब तो घाटे में ही होगा आदमी। आज सोना अपने आसमान छू रहा है, नहीं सोने के भाव आसमान छू रहे हैं, और जो बंदा अब इन रेटों में सोना खरीदेगा उसको तो घाटा ही होगा, है ना? तो जो घाटा झील है वो कहाँ है? गुरुग्राम के सोहना गांव में है ना? करनाल झील, सॉरी करनाल की झील है। कौन सी झील? कर्ण झील। अब ये नाम तो फेमस है, इसको तो सभी जानते हैं, महाभारत के कर्ण भाई, हाँ वही कर्ण। कौन से कर्ण? जो सूर्यपुत्र थे, हाँ सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्होंने, कुंती माता ने उनको सूर्य से प्राप्त किया था, पूजा पाठ करके सूर्य से उनको मांगा था। तो यही वो शादी से पहले जो आए हुए थे, उन्होंने पूजा पाठ करके कहते ना, ये एक कहानी है कि कुंती को कोई विद्या प्राप्त थी जिसका उसने मतलब ये देखने के लिए कि ये जो विद्या मुझे प्राप्त है इसका असर होता है, ये मुझे आई है या नहीं आई है, उसके लिए उसने सूर्य की वो की थी। तो उसने, सूर्य ने उसके बदले उसको एक पुत्र दे दिया। तो अब वो पुत्र वो नहीं रख सकती थी क्योंकि शादी नहीं हुई थी उनकी, तो इस वजह से उन्होंने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। और जो पुत्र था वो नदी में बहते जा रहा था। तो कुछ दो गृहस्थ व्यक्ति थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने वो बच्चा उठा लिया, उनको वो बच्चा मिल गया। तो ऐसे ऐसे उसकी जो वो माँ थी कर्ण की, वो उसका नाम राधा था और इस माँ का नाम कुंती था। तो कर्ण की कितनी माँ थी? 2 माताएं थी। ठीक है, ऐसे ऐसे कहानी अगर मैं बताऊंगी तो बहुत सारी बड़ी हो जाएगी। तो ये वही कर्ण थे, तो उनके नाम पर ही इस झील का नाम क्या पड़ा था? कर्ण झील पड़ा था। ठीक है, उनके नाम से ही बनी थी ये झील। तो चलिए पढ़ते हैं। यह झील 1972 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1972 में, यानी 1966 में जब हमारा हरियाणा बना था उसके 6 साल बाद, है ना? 6 साल बाद ही बनी थी ना कर्ण झील, 1972। हाँ 6 साल ही तो हो गए। हाँ 1972 में बनाई गई।
17 एकड़ में फैली कर्ण झील का नाम महाभारत काल के सूर्यपुत्र व सूतपुत्र, हाँ कर्ण को सूतपुत्र कहते थे, वो सूत उनके जो पिता थे वो सूत थे, तो उनको सूतपुत्र कहते थे, दानवीर कर्ण के नाम पर रखा गया था। अब कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि कर्ण के घर से कोई भी खाली हाथ लौटकर नहीं जाता था। कर्ण के पास जो भी मांगने ले जाता था, कर्ण उसको खाली हाथ नहीं लौटाता था। जो भी उसके पास होता था वो उनको अवश्य देता था, इसलिए उनको दानवीर कर्ण कहा गया है। क्योंकि जब महाभारत के युद्ध के टाइम पे इंद्र भगवान जो थे, जो अर्जुन के पिता थे, वो और कर्ण के गुरु थे, उनके पास वेश बदल कर गए और दानवीर कर्ण से उनके कवच और कुंडल जो कि उनके शरीर में थे, अलग से नहीं थे, उनके शरीर में भगवान सूर्य ने उनको शुरुआत से ही दिए थे, उनके जन्म से ही थे, तो उनको मांगा और उसने उनको भी दे दिया, अपने शरीर से अलग कर दिया, तो इसलिए उनको दानवीर कर्ण कहा जाता है। तो जो कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे, उनके नाम पर रखा गया इस झील का नाम। कर्ण किसके नाम पर रखा गया? दानवीर कर्ण के नाम पर रखा गया। ये झील कब बनी? 1972 में बनी, है ना, 1972 में, यानी जब हमारा हरियाणा बना था 1966 में, उसके 6 साल बाद 1972 में कर्ण झील बनी। ये 17 एकड़ में फैली हुई है, ठीक है। तो चलिए, और ये कर्ण जो महाभारत काल के सूर्यपुत्र हैं, सूतपुत्र हैं, उन कर्ण के नाम पर इसका नाम पड़ा। इस झील को कर्णताल व करनाल चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कर्णताल व करनाल चक्रवर्ती झील के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब आ जाते हैं फरीदाबाद की झीलों पे। गुरुग्राम की झीलें हो गई, करनाल की झील हो गई, गुरुग्राम की झील हो गई। अब आ जाते हैं फरीदाबाद की झीलों पे। बड़खल झील। बड़खल झील, यह झील अरावली पर्वत के किनारे पर है। जो अरावली के पर्वत हैं उनके किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण सिंचाई के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य भूमि के बहाव व कटाव को रोकना था। इसका प्रयोग किस लिए किया गया? इसका निर्माण इसलिए किया गया ताकि सिंचाई हो सके और जो पानी का बहाव है उसको और जो कटाव है उसको रोका जा सके, ठीक है। 2009 तक कम वर्षा के कारण यह लगभग सूख गई, यानी 2009 में जब तक कम वर्षा होती थी तो ये सूख गई। यह बड़खल गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? बड़खल गांव में स्थित है। फरीदाबाद के बड़खल गांव में स्थित है। कौन सी झील? बड़खल झील। तो उसी के नाम से इसको बड़खल झील कहते हैं, क्योंकि ये बड़खल में स्थित है तो इसको बड़खल झील कहते हैं। इस झील के पास एक विश्राम गृह है, जहाँ पर जाकर लोग विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। जैसे लोग अगर चलते चलते थक जाएं, दूर, जिसको रेस्ट हाउस भी बोल देते हैं, है ना, आराम गृह, विश्राम गृह, उसमें लोग क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। जो चलते हुए राही होते हैं वो उसमें रुककर आराम भी कर लेते हैं, है ना। जो वहाँ जाते हैं, बड़खल झील पर घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, वो विश्राम गृह में रुककर आराम भी कर सकते हैं। अब चलते हैं फरीदाबाद की धौज झील। कौन सी झील? धौज झील। यह फरीदाबाद से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? फरीदाबाद से 20 किलोमीटर दूर एक धौज गांव है, वो वहाँ पर स्थित है ना। धौज नाम का एक गांव है, वहाँ पर एक झील है, उसी को धौज झील कहते हैं। ये फरीदाबाद से कितने किलोमीटर दूर है? 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मयूर झील। यह झील बड़खल झील के पास ही है। कहाँ पे है? मयूर झील बड़खल झील के पास है, फरीदाबाद में है, बड़खल झील के पास ही है। कौन सी झील? मयूर झील। अब आ जाते हैं अनंगपुर झील पर। यह झील फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में है, ठीक है। यानी देखो, जिस झील का नाम है वो ज़्यादातर गांव के नामों पर पड़े हुए हैं। फरीदाबाद की जो झीलें हैं उनके गांव के नाम पर पड़ी हुई हैं, है ना।
यह झील फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में है। यह झील का निर्माण राजा अनंगपाल ने करवाया था। 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के जो संस्थापक रहे थे, है ना, 8वीं शताब्दी में जो तोमर वंश के संस्थापक थे अनंगपाल, ये अनंगपाल गांव में ही है ये झील। उनके नाम पर ही झील का नाम अनंगपुर, यानी अनंगपुर जो गांव है उस अनंगपुर गांव के नाम पर ही झील का नाम अनंगपुर झील पड़ा। ठीक है, चलिए सूरजकुंड। यह 10वीं शताब्दी का एक प्राचीन जलाशय है। यह अनंगपुर बांध से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। इस झील को तोमर वंश के राजा सूरजमल ने बनवाया था। इस झील के निर्माण में अनंगपाल द्वितीय का भी विशेष योगदान रहा है। सूरजकुंड में हर साल सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 1 फरवरी से 15 फरवरी यानी 15 दिन चलता है, आयोजित किया जाता है। ठीक है, फरवरी के महीने में सूरजकुंड का मेला लगता है और ये 15 दिन तक चलता है। ये एक सूरजकुंड का जो मेला है ये प्राचीन जलाशय है। ये अनंगपुर बांध से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। इसे सूर्य की झील भी कहते हैं। सूरजकुंड है तो सूर्य की झील है, सूर्य के नाम पर इसको सूरजकुंड कहा जाता है। जो सूरजमल है उनके नाम पर ही जो उन्होंने बनवाया था, इसलिए इसको सूरजकुंड झील कहते हैं, यानी सूरजकुंड जलाशय कहते हैं। इसमें लोग दूर दूर से, यहाँ जो मेला लगता है, लोग दूर दूर से उस मेले में भाग लेने आते हैं और इसका आनंद लेने आते हैं। ठीक है, अनंगपाल द्वितीय का भी इस विशेष सहयोग रहा है, इसमें विशेष सहयोग रहा है। और ये फरवरी के महीने में 15 दिन लगता है, यानी 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये आयोजित किया जाता है। और सूरजकुंड का मेला हर साल लगता है। ठीक है, बस इतना ही था। चलो बाकी का जो बच गया है वो हम कल करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो शायद हमारे हो ही गए हैं आज। बाकी जो बच गई हैं झीलें वो हम कल के चैप्टर में हम उनको कर लेंगे समाप्त। नुहू, कुरुक्षेत्र, ये तो 2-2, 3-3 छोटा छोटा कुछ कुछ बच गया है, इनको हम कर लेंगे। ठीक है, हाँ ये हम कर लेंगे कल, ख़त्म सारा। ठीक है, आज हो गया ये फरीदाबाद तक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये सारा हो गया, और करनाल। ठीक है, चलिए बसई, भीम, कलीलपुर हो गया, भीमकुंड हो गया, घाटा झील हो गया, करण झील हो गया, बड़खल झील हो गई, धौज झील हो गई, मयूर झील हो गई, अनंगपुर झील हो गई, सूरजकुंड का मेला। ठीक है, ये सारा हो गया। चलिए बाकी का जो बच गया है उसको हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, वीडियो को पूरा देखा करो, और जो ये अच्छे से मैं समझा रही हूँ ना, इसको अच्छे से समझ के, अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा से रिपीट करके दोबारा से बैक करके देख लिया करो। उसमें कोई पैसे नहीं लगते, इसमें यूट्यूब पे सब फ्री होता है। ठीक है, इसमें पैसे नहीं लगते। और जाते जाते अगर आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, जिससे मेरा मन भी करे तो मैं और जोश से पढ़ाऊँ मैं आपको। और शेयर कर देना जो अगले और जो काम वैसे बच्चे हैं बेचारे जिनको ज़रूरत है ऐसे वीडियोज़ की, जो ऐसे वीडियोज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके पास भी ये शेयर कर देना। और जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। चलो ठीक है फिर, और हाँ कमेंट ज़रूर किया करो। ठीक है, ये ज़रूर बताया करो कि मैं आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।